ये बट आते हैं सवाल इससे। ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सर। 1 मिनट जरा लिंकवा भेजने दीजिए। हाँ, कोई कुछ कह रहा है क्या? शांत शांत। अरे बहुत चिल्ला रहे भाई, बहुत ही चिल्ला दिए। शांति। अच्छा, मैं देखता हूं कि ये जो सामने वाली दुकान है, उस दुकान में कोई है भी नहीं। मतलब वो दुकान बेचने वाला भी नहीं, खुद ही खड़े हैं। तो खुद ही बर्गर बनाने लगते होंगे तुम लोग, हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल फ्यूचर की तैयारी चल रही है आगे। इसका बिजनेस समझ लें, देखो क्या हो रहा है। क्या भाई? हाँ, बैठो। चल रहा है एसी। देखो, लास्ट क्लास में हमने एपरेंट डिप वाला कर लिया था। ये डिप सर्कल देख लिया था। ठीक है, आज भी बड़ा थियोरेटिकल मामला है। आज हम लोग ना मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। तो थियोरेटिकल बातें हैं, लेकिन उसमें कुछ चीजें हैं जो इमेजिन की जा सकती हैं। तो वो इमेजिन कर लिया तो एक बार एनसीईआरटी पढ़ के सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बट इस केस में एनसीईआरटी पढ़ना ही है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल प्रॉपर्टीज को लेके फिजिक्स में पूछते हैं। तो आज हम ये कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे ना, तो आपको सवाल कैसा पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक घंटी में कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल यूज किया जाएगा। समझ रहे हैं? तो आपको कुछ प्रॉपर्टीज होंगी कि भैया कैसे डिसाइड करें कौन सा वाला होगा। तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज लिखी होंगी, लो रिटेंटिविटी, हाई कोएर्सिविटी। तो वो सब थोड़ा शब्द पकड़ना, उनमें से 4 ऑप्शन में से आपको एक सेलेक्ट करना होगा। खेल समझ गए? परमानेंट मैग्नेट के लिए क्या मटेरियल लगेगा, कैसा मटेरियल प्रॉपर्टी होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, फेरोमैग्नेटिक होना चाहिए। तो वो चीजें आज क्लियर हो जाएंगी एक बार। लेकिन एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, आज ही पढ़ना। नमस्ते। देखो, ये तो डिप सर्कल हो गया हमारे। कहानी नहीं आगे बढ़ रहा, आज नाराज है। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा? जैसे डिप सर्कल से कोई बोलता है, ये बताओ कि डिप सर्कल से मैग्नेटिक मेरिडियन कैसे पता लगाए? ये जो मशीन है ना, इसको यहां रख के कैसे पता लगाएं कि मैग्नेटिक मेरिडियन कौन सा वाला प्लेन है? तो इस मशीन को घुमाओगे, ऐसे जैसे घुमाए ना यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में, ऐसे घुमाओगे तो जिस प्लेन में डिप एंगल मिनिमम होगा वही प्लेन ही, क्योंकि उसके और दूसरे प्लेन में डिप एंगल बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जैसे ही दूसरे प्लेन में जाते हैं तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड एच की जगह एच कॉस थीटा होने लग रहा था, याद है? एच की जगह एच कॉस थीटा, देखो आप पुराने नोट्स में लिखा होगा। तो हॉरिजॉन्टल फील्ड डिक्रीज करता है, लेकिन वर्टिकल सेम रहता है। तो हॉरिजॉन्टल अगर डिक्रीज कर जाए और वर्टिकल सेम रहे तो रिजल्टेंट वर्टिकल की तरफ मुड़ेगा। यानी डिप एंगल जितना भी है दूसरे प्लेन में जाने पर वर्टिकल की तरफ मुड़ेगा। वैसे यहाँ पे ऐसे थोड़ा नीचे भी आ रहा है, दिख रहा है? देखो रेड वाले उसको देखो, मैग्नेट को थोड़ा सा ऊपर भी ऐसे बदलता है, प्लेन बदलते हैं तो उसका एंगल चेंज होवत है। ये एक फॉर्मूला और है जो हमको सीधा फॉर्मूला कर रहे हैं। आपने कभी ऐसा सुना है कि एक डाइपोल को, जिसका डाइपोल मोमेंट m हो, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड b में थीटा एंगल पे टिल्ट करके रख दे तो उस पे टॉर्क लगता है, जिसका फॉर्मूला m क्रॉस b होता है। और टॉर्क का मैग्नीट्यूड, ये रीस्टोरिंग टॉर्क है, इसका मैग्नीट्यूड एम बी। अगर थीटा स्मॉल हुआ तो फिर ये जो साइन थीटा उसको, तो रीस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा एम बी
ये जो टॉर्क इक्वल टू के थीटा हो जाए तो बोलते हैं SHM। तो टाइम पीरियड टी का फॉर्मूला 2 पाई रूट आई बाई के, वैसे m/k होता है लेकिन ये रोटेशन वाला है तो I/k। तो I की जगह तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, तो उसको ml² बाय 12 लिख दिया। ये कौन सा मैग्नेट है? बार मैग्नेट। डिवाइडेड बाय मास लिखा है ये, ml² बाय 12 डिवाइडेड बाय k की जगह लिख दिया mb। m क्या है? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इसके लेंथ के प्रोपोर्शनल है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन डाइपोल मोमेंट में एक और फैक्टर है जिसको क्या बोल रहे हैं? स्मॉल m को क्या बोलते थे? डाइपोल मोमेंट के फॉर्मूले में m/d होता था। हाँ, तो वो m/d से बना है। d की जगह l भी लिख सकते हैं अगर ऊपर l²/12 लिखा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। इस मैग्नेटिक फील्ड को BH कहते हैं। H हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इस फॉर्मूले में एक डाइपोल को ऐसे रखा और थोड़ा सा टिल्ट करके छोड़ दिया तो वो डाइपोल ऐसे हॉरिजॉन्टल में ऑसिलेट करने लगेगा। ऑसिलेट करने लगा तो इसका टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट कर लिया। कैसे? ठीक है ना, एक ऑसिलेशन, 2 3 4, स्टॉप वॉच ऑन कर दिया, 5 6 50 60 ऐसे कर दिया। तो मतलब 50 का टाइम पीरियड आ गया 100 सेकेंड। 50 ऑसिलेशन होने दिया, टाइम आ गया 100 सेकेंड। तो एक ऑसिलेशन का टाइम हो गया 2 सेकेंड्स। तो यहाँ पे टी की जगह लिख दिया। और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12, मास इसका पता है, लेंथ इसका पता है, ml²/12 रख दिया। और डाइपोल मोमेंट भी मान लीजिए किसी एक्सपेरिमेंट से हमें पता है इसका, तो m रखते ही कौन सा? हॉरिजॉन्टल। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट क्या पता लगाने के लिए है? हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड पता लगाने के लिए है। तो इसमें कंपैरिजन वाला सवाल आता है, बहुत बार आया है। कंपैरिजन किस में कराते हैं? जैसे बोला एक डाइपोल मोमेंट का लेंथ l है, दूसरे डाइपोल का वैल्यू लेंथ 2l है। एक डाइपोल l है, दूसरा डाइपोल 2l लेंथ का है। दोनों का डाइपोल मोमेंट बराबर है लेकिन मास 1:2 का रेशियो है। कुछ सेंस बन रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो ऐसे अलग अलग वैल्यू दे देंगे तो टाइम पीरियड में ऐसा कंपैरिजन कर लोगे। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूं। मान लीजिए अगर बार मैग्नेट, बार लिख दिया क्यों? बार मैग्नेट इज stretched to increase its length from L to 2L, find T1/T2। समझ गए क्या? T1 मतलब पुराना टाइम पीरियड और नया टाइम पीरियड। स्ट्रेच करने से क्या चेंज हो जाता है? लेंथ चेंज हो जाता है। अगर स्ट्रेच करके लेंथ डबल कर देंगे तो मास चेंज हो जाएगा क्या? मास भी डबल हो जाएगा। ठीक है, मास चेंज नहीं होगा लेकिन लेंथ चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा इसमें आंसर है? पेपर पेन पे थोड़ा कभी कभी प्रयोग करें। नो चेंज। तो T1 पुराना टाइम पीरियड, T2 नया टाइम पीरियड है, हमें रेशियो चाहिए 1:2। बोल रहे 1:2। क्या डाइपोल मोमेंट भी चेंज होगा? लेंथ वाला फैक्टर तो डाइपोल मोमेंट में भी है। क्या पोल स्ट्रेंथ भी चेंज होगा? पोल स्ट्रेंथ किस बात पे डिपेंड करता था? मैंने शायद बताया है तुमको। अगर मान लो कोई बार मैग्नेट ऐसे होता है तो बार मैग्नेट में ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है उससे पोल स्ट्रेंथ डिसाइड होता है। ऐसा नहीं बताया था बात? नहीं, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ होता है। रूल ये है
कि अगर इसमें मान लो एक मॉलिक्यूल है जो छोटा डाइपोल की तरह है, जिसका नॉर्थ पोल यहाँ पे है, तो जितना बड़ा क्रॉस सेक्शन होगा उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, और जितने ज्यादा एक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। देखो मैग्नेट बना किससे है, कोई भी मटेरियल बना एटम से ही है या उसके मॉलिक्यूल से बना है, तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्रॉस सेक्शन एरिया में होंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। तो इसलिए अगर मोटा मैग्नेट लेते, बड़ा मटेरियल होता है तो बड़े मैग्नेट बनते हैं, छोटे मटेरियल में छोटा मैग्नेट है क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। तो यहां पे अगर मैं इसको स्ट्रेच करूंगा तो लेंथ डबल करने से एरिया हाफ हो जाता है। अगर एरिया हाफ हो जाएगा तो पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाएगा। इसलिए स्ट्रेच करने से डाइपोल मोमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गया और लेंथ डबल हो गया, तो डाइपोल मोमेंट सेम एज बिफोर। स्ट्रेच करने पे डाइपोल मोमेंट पे फर्क नहीं पड़ता। आप फिर से देख लो, अगर मैं किसी डाइपोल को ऐसे खींच के लंबा कर दूं तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया, तो बताइए उसके सामने देखोगे तो नॉर्थ पोल में अभी कम मॉलिक्यूल्स दिखेंगे कि पहले जितने ही दिखेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गए तो नॉर्थ पोल की ताकत रिड्यूस हो गई, लेकिन लेंथ तो बढ़ गई। तो m इंटू एल से जो फॉर्मूला बनता था m आधा हो गया, l डबल हो गया, तो डाइपोल मोमेंट सेम है। तो हम लोग बोलेंगे डाइपोल मोमेंट m का वैल्यू remains same on stretching a bar magnet। चलो एक बात तो ये समझ में आ गई। फिर यहां पे जो भी फॉर्मूला है केवल लेंथ के हिसाब से चेंज हो रहा है, वो जो ऊपर वाला है, नीचे वाले लेंथ में चेंज होने से डाइपोल मोमेंट वाला जो फैक्टर है वो पूरा कांस्टेंट है। समझ गए क्या? बी भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, 12 भी कांस्टेंट है, तो हमारा टी प्रोपोर्शनल टू रूट एल स्क्वायर हो गया है। तो T1/T2 का वैल्यू 1/2 हो गया। समझ गए? यानी प्रोपोर्शनल टू एल। समझ गए? लेकिन ये तो स्ट्रेच किया है, और भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे दूसरे तरह का सवाल क्या पूछते हैं वो ऑलरेडी हमने किया हुआ है। एक बार एक सर्कल रेडियस आर का था और उसमें n टर्न्स थे, बाद में मैंने उसी सर्कल को एक एल लेंथ के स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब लेंथ एल दिया नहीं है, स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स n ही है। इसको मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट कराया, इसको मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट कराया, दोनों को डायमीटर के अबाउट ऑसिलेट कराया, तो बताइए मोमेंट इसका क्या आंसर आएगा? तो आप खेल समझ गए क्या? पहले वाले का डाइपोल मोमेंट अलग है, दूसरे वाले का डाइपोल मोमेंट अलग है, पहले वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला अलग है और दूसरे वाले के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला अलग है। तो यहाँ पे दो वैल्यूज चेंज हो रहे हैं। यानी आई का फॉर्मूला देखो, ये अगर मास एम का सर्कल है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 है, जबकि ये एक स्क्वायर है 4 डंडों वाला। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर सारे एक जैसे है तो m/4 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 के। तो यहाँ इसका हो जाएगा, इसके अबाउट ले लेते हैं तो ml²/3 हो जाएगा, तो इसके अबाउट ml²/6 हो जाएगा। ml²/6 बहुत ही ऊंचा दिमाग लगाते हुए मैंने लिख दिया है। कैसे आया वो थोड़ा बताऊं मैं, है पता चलता है? देखो अगर ये एक स्क्वायर है तो स्क्वायर के मिड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मतलब चार रॉड्स हैं तो किसी एक रॉड का मिड पॉइंट के अबाउट क्या होगा? ml²/12 प्रोवाइडेड मास उसका m है। अगर इसका मास m/4 है तो इसका मास अगर m/4 है तो m/4l²/12 हो जाएगा। करेक्ट है? तो इसके एंड पॉइंट के अबाउट कितना होता है? ml²/3, लेकिन मास m/4 है तो m/4l²/3। अच्छा, ये सेंटर ऑफ मास से ये वाला पॉइंट कितना दूर होता है? l/2। तो सेंटर ऑफ मास से यहां ये वाला पॉइंट कितना दूर है? ये भी l/2। तो यानी यहां l/2 के अबाउट जो आएगा वो इसी l/2 के अबाउट ये यहां भी आएगा। तो इसके अबाउट इस रॉड का आ गया ml²/3, लेकिन मास m/4 है तो m/4l²/3 लिख दिया। दूसरे रॉड का भी क्या होगा? वो भी सेम है, m/4l²/3, तीसरे का भी चौथे का भी। तो m/4 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 मिलके कितना हो जाएगा? m हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? ml²/3 किसके अबाउट आया? सेंटर के अबाउट आया। सेंटर के अबाउट जो आंसर है उस पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएं तो आधा आधा हो जाएगा। कुछ समझे क्या? तो इस एक्सिस के अबाउट कितना हो गया? आधा कर दो, ml²/6। और इसका क्या था?
mr²/2 सर्कल है, और r और l में एक रिलेशन भी है क्या, कि अगर यहाँ पे 2πr लिखा तो वहां 4l के बराबर हो जाएगा, क्या ये बात समझे। तो ऐसे अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना जानते हैं, और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, NIA, तो यहाँ पे a की जगह πr² लिख देंगे, और इसमें NIA में a की जगह l² लिख देंगे, फिर दोनों वैल्यू को रख देंगे, फिर कुछ सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ आंसर जरूर आएगा। एक बार ट्राई करना आप लोग, होमवर्क की तरह इसको यूज करना, देखना क्या आता है। क्वेश्चन समझ गए क्या, क्या समझे। पहले सर्कल था, फिर उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, और फिर पहले सर्कल को ऑसिलेट कराया तो टाइम पीरियड T1 आया, फिर स्क्वायर को कराया तो T2 आया, बाद में दोनों का रेशियो बताओ टाइम पीरियड का। बाकी सारे फैक्टर सेम है, दो चीजें बदल गई, क्या, ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया, नीचे डाइपोल मोमेंट बदल गया, बी सेम है, I/mb। फॉर्मूला याद रख पाओगे इससे। लेकिन आसान सवाल ही आता है, देखो कैसे सवाल पूछते हैं, बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो 1:2 है, और डाइपोल मोमेंट का रेशियो 3:8 है, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग सबके रेशियो देते हैं, फिर पूछते हैं टाइम पीरियड का रेशियो बताओ, फॉर्मूला याद रखना, आंसर बन जाएगा। इतना कैलकुलेशन भी कभी नहीं पूछते, इतना आसान सवाल पूछते हैं, लेकिन लोग इतने लल्लू हैं कि ये उनको याद ही नहीं रहता कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√I/k यानी I/mb चल रहा है। इतना ही सिंपल सवाल है, आप बुकलेट सॉल्व करेंगे उसमें मिलेगा, ऐसे ही सवाल है भाई, कुछ नहीं है। लेकिन बुकलेट सॉल्व कर लो, क्योंकि बुकलेट में कुछ सवाल अच्छे भी हैं। ये फॉर्मूला पकड़ लिया, चलिए आगे बढ़े। अरे ऑसिलेशन, हाँ, लेकिन ये ऐसे चम लग नहीं रहा, झटका मार के आ रहा वापस, है ना, पेंडुलम बिल्कुल रुक के आता है, हाँ, ऐसे लग रहा है कि ठक 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 पीट रहा है कोई, ठीक है, थोड़ा अलग हो गया। अब हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ये थोड़ी देर ऐसे ही चलेगा। आप देखो इसमें फोटो देखना, दिख रहा है फोटो आप लोगों को, थोड़ा सा कम कर दीजिए। हाँ, अरे सीरियसली मकड़ी, हाँ भाई दिख रहा था क्या तुम लोगों को, स्पाइडर वेब लगा हुआ था। हाँ सर, अभी थोड़ा क्लियर हुआ कैमरा। चलो ये फोटो दिख रहा है क्या, इस फोटो Yes, में sir. ऐसे ऊपर वाला मटेरियल डायमैग्नेटिक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो ऐसा लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच का गैप थोड़ा बढ़ गया है, गैप बढ़ता है फील्ड वीक हो जाता है, यानी जो फील्ड बाहर था डायमैग्नेटिक मटेरियल लगाने से उसके अंदर झांक के देखोगे तो फील्ड बाहर के मुकाबले थोड़ा कम है, जैसे बाहर 10 है तो अंदर 9 दिख रहा है, समझ गए क्या। तो आप कहेंगे ये क्या कर रहा है, फील्ड को, आपने आपने कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था कि अगर दो चार्ज को पानी में या एक चार्ज को पानी में रख दे तो उसका फील्ड पहले वैक्यूम जैसा नहीं होता, वो उसमें ε0 × k आ जाता है, और वो डिनोमिनेटर में होता है, और हर एक k का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड घटता ही है। जब भी तुम बोलोगे वैक्यूम से उठा के मीडियम में रख दें तो चार्ज का फील्ड, हाँ समझ गए ना। तो आपको वो याद है इफेक्ट, कि चार्ज तो उतना ही बनाता है, लेकिन चारों तरफ पोलराइजेशन की वजह से पोलराइज्ड वाला चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जिससे नेट वैल्यू हमेशा कम हो जाती है। यहां पे लेकिन कितने टाइप के मटेरियल हैं, तो एक मटेरियल फील्ड को घटा रहा है, दूसरा मटेरियल थोड़ा सा बढ़ा रहा है, देखो यहां पे गैप ज्यादा है और ये फील्ड लाइन अंदर गई तो थोड़ा पास आ गई, तो यहां पे जैसे बाहर 10 का फील्ड था, ये 10 का फील्ड अंदर घुसा तो 11 हो गया, तो आपको बोलेंगे स्लाइटली इंक्रीज। और ये वाला बहुत सारा इसे चिपक गई लाइंस, यानी स्ट्रांगली बढ़ रहा है, तो आप बोलेंगे बाहर 10 का फील्ड था अंदर 100 हो गया या 1000 हो गया, समझ गए, फील्ड का वैल्यू ड्रास्टिकली चेंज होगा। इधर यहां म्यू आर नाम का एक टर्म लिखा हुआ है, जिसको हमने जैसे पहले रिलेटिव परमिटिविटी बोलते थे, इसका ही नाम अब रिलेटिव परमिएबिलिटी रख देते हैं। इसमें म्यू आर का वैल्यू अगर लेस देन 1 आ रहा है किसी में तो आप बोलेंगे ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है, और जस्ट ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो, लेकिन अगर 1 से बहुत ही ज्यादा आ रहा है
तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ये बी और एच का क्या मतलब है ये भी अभी सिखाता हूं, ठीक है। ये 3 टर्म हो गए, दिमाग में रख लिया। इसका वैल्यू ऐसे फ्रैक्शन में आ जाएगा, जैसे 0.8, 0.7। तो आप बोलेंगे ये जो नेट परमिबिलिटी ऑफ मीडियम इज म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ये एप्सिलॉन नॉट के की तरह है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले में म्यू नॉट, जैसे हमने डाइपोल उसका मैग्नेटिक फील्ड लिखा, तो म्यू नॉट वाले टर्म हमेशा कहाँ होते थे? न्यूमरेटर में होते थे। तो उसमें अगर 1 से छोटा वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो नेट फील्ड घट जाएगा, 1 से बड़ा मल्टीप्लाई करोगे तो फील्ड बढ़ जाएगा, और बहुत बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बढ़ जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये अब हमको सीखना है। 3 तरह के मटेरियल हैं, एक फील्ड को डिक्रीज कर रहा है, दूसरा फील्ड को स्लाइटली इंक्रीज कर रहा है, तीसरा वाला स्ट्रांगली इंक्रीज कर रहा है फील्ड को, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वही वाले। अब जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको पढ़ो जरा। सॉलिड, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। इफेक्ट ऑफ मैग्नेट: स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट। यानी अगर एक डायमैग्नेटिक मटेरियल के सामने मैग्नेट लाओगे तो थोड़ा दूर भागने की कोशिश करेगा, और पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के सामने लाओगे तो अट्रैक्ट होंगे, लेकिन थोड़ा सा में अट्रैक्ट हो रहा है तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, और स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है तो आपने देखा होगा आयरन के टुकड़े को मैग्नेट के सामने लाते हैं तो आयरन बहुत तेजी से अट्रैक्ट होता है, तो वो कौन सा मटेरियल हो गया? फेरो हो गया। फिर ये लो टू हाई, समझ गए? ये भी मामला सिंपल है कि अगर एक मैग्नेट के सामने आयरन के टुकड़े रखेंगे तो वो किधर जाएंगे? अट्रैक्शन से वो और हाई मैग्नेटिक फील्ड की तरफ खिसकेंगे, मैग्नेट के नजदीक। जबकि ये वाला, ये दोनों बातें तो सेम ही हो गई, क्यों भाई? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, पहला लाइन लिखा, बिहेवियर अंडर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दे प्रिजर्व द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आफ्टर एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड। क्योंकि आपको पता है कि आयरन के टुकड़े को दूसरे मैग्नेट के पास में रख दें कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए, तो वो अपने आप थोड़ा सा मैग्नेटिज्म अपने लिए बचा लेता है। तो अगर वो कोई भी एक छोटा पिन को भी मैग्नेट के पास रख के फिर उसके साथ दूसरा पिन लाएंगे तो चिपकते हैं आपस में, तो आप बोलते हैं कि प्रिजर्व करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को। ये वाले नहीं कर रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये अभी सिखाता हूं आपको। 3 मटेरियल है, इसमें केवल पढ़ लो। हालांकि ये बात का कोई सेंस अभी बनेगा नहीं, क्यूरी टेम्परेचर, और मैं बताता हूं आपको। टेम्परेचर है वो, क्यूरी पॉइंट का मतलब क्यूरी टेम्परेचर। ये वाला पढ़ लो, परमिएबिलिटी वेरी हाई, ग्रेटर देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी, है ना। ससेप्टिबिलिटी अभी सिखा दूंगा आपको, तो ये केवल पढ़ लीजिए, इसमें अभी सिखा देंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा ससेप्टिबिलिटी क्या होता है। आपको एग्जाम्पल दिख गए, ठीक है। तो एक थोड़ा सा आइडिया लेना, ये निकल, कोबाल्ट और आयरन, ये सब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, स्ट्रांगली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट करते हैं अपने अंदर। अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन किसको बोल रहे हो देखना। दुनिया में 2 तरह के ही मैग्नेटिक इफेक्ट हैं, एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मटेरियल यानी मैटर। जैसे परमानेंट मैग्नेट बिना करंट के ही मैग्नेटिज्म बनाता है, और करंट कैरिंग वायर या सोलेनॉइड करंट भेजने से मैग्नेट बनाता है। तो सोलेनॉइड के अंदर कौन सा मीडियम भरा हुआ है, इसकी वजह से सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है क्या? नहीं, वो किससे बना रहा है? लेकिन सोलेनॉइड के अंदर अगर आयरन भर दो तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बनेगा? तो आप बोलेंगे आप दोनों की वजह से बन सकता है, क्यों? क्योंकि आयरन भर दिया तो आयरन भी बनाएगा और सोलेनॉइड का करंट भी बनाएगा। तो दुनिया में 2 तरह के इफेक्ट हो गए, एक केवल करंट से बनने वाला और दूसरा मीडियम से बनने वाला। अब अगर सोचो सोलेनॉइड के अंदर मैंने एक ऐसा मटेरियल भर दिया जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी 50 है, 50, यानी कि उस मीडियम की टोटल परमिएबिलिटी 50 म्यू नॉट है। तो सोलेनॉइड का ओरिजिनल फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का होता था म्यू नॉट एन आई। अब हमारा नेट फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 50 म्यू नॉट एन आई। समझ गए? क्योंकि वो रिलेटिव परमिएबिलिटी मल्टीप्लाई हो गया। तो आपको 2 फैक्टर दिखेंगे, उसमें पहले फैक्टर को हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसका मतलब यह है, ये जो इफेक्ट है इसको एच बोल रहे हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अलग अलग बुक में या अलग अलग जगह इसका नाम अलग अलग है। तो इसका दूसरा नाम है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, या इसको मैग्नेटाइजिंग,
चलो जो मर्जी, एस लिख दो, जेड लिख दो, फोर्स, 3 नाम हो गए। मोस्टली क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। थोड़ा ज्यादा चालाक हो जाएंगे तो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फोर्स, इसको बोल रहे हैं। ये उस इफेक्ट को बोलते हैं जो इफेक्ट डिपेंड्स ओनली ऑन करंट एंड लूप। यानी जो सिस्टम करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, केवल उस इफेक्ट को हम क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। करंट से जो बनता है, जो इफेक्ट करंट से जनरेट हो रहा है, वो इफेक्ट को बोल रहे हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। सेंस बनाना थोड़ा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल या सराउंडिंग मीडियम। जैसे अगर वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड पूछे सोलेनॉइड की तो क्या आंसर लिखोगे? म्यू नॉट एन आई। इसमें कौन से टर्म है? म्यू नॉट एन आई, 3 टर्म लिखे। इसमें कौन से टर्म है जो मीडियम बदलने से बदल सकते हैं? और एन और आई किसके टर्म है? वो तो कौन सा केवल कॉइल पर या करंट कैरिंग सिस्टम पर डिपेंड कर रहा है? एन और आई। और म्यू नॉट वाला टर्म किससे बना है? मीडियम से। मीडियम बदलेंगे तो म्यू नॉट का वैल्यू म्यू नॉट इंटू 50, म्यू नॉट इंटू 60, म्यू नॉट इंटू 5, म्यू नॉट इंटू 0.1, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में निकाला जाए और उसको म्यू नॉट से डिवाइड कर दे तो म्यू नॉट वाला जो इफेक्ट है वो हट जाएगा। जो बचा हुआ टर्म है वो क्या बन जाएगा? एच बन जाएगा। जैसे म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय म्यू नॉट कर दिया तो क्या बचा? एन आई। तो एन आई को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ सोलेनॉइड। समझ गए? तो किसी भी सिस्टम के मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी एच वेक्टर पूछ लिया तो क्या करोगे? उसका नॉर्मल जो फॉर्मूला था उसमें से म्यू नॉट हटा दोगे जो बच गया। तो एक कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी बताओ, एक सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी बताओ। तो आप बोलते थे म्यू नॉट आई बाय 2r। म्यू नॉट हटा दो, आई बाय 2r। तो r किसका है? कॉइल का, मीडियम का है क्या? और आई किसका है? कॉइल का, वो भी मीडियम का है क्या? तो मीडियम बदलने से आई और आर बदलेगा क्या? तो आई और आर किसकी प्रॉपर्टी हो गई? वो कॉइल की प्रॉपर्टी। जो सिस्टम करंट की वजह से फील्ड बना, केवल उसकी प्रॉपर्टी को एच बोल रहे हैं, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला बात करनी किसकी? ये जो मैग्नेटाइजेशन है ये मटेरियल या मीडियम की प्रॉपर्टी। तो हमने मैग्नेटाइजेशन लिखा नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये इसका डेफिनेशन है, नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ये करंट कैरिंग वायर की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मीडियम की प्रॉपर्टी। अब समझना इसका मतलब क्या है। किसी भी मीडियम में, जैसे हमने आयरन का टुकड़ा ले लिया, आयरन का कोई भी टुकड़ा पहले से मैग्नेट होता है क्या? नहीं होता। तो आयरन का टुकड़ा मैग्नेट बनता कैसे है? उसके पीछे कई स्टेप्स हैं। पहला है कि आयरन के अंदर जो, मतलब आयरन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स ऐसे मैजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास एक नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। फिर से सुनो, किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स क्लोज लूप में करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करते हैं। ये हमने करा हुआ है कि घूम के चार्ज अगर सर्कल में घूम जाएगा तो वो मैग्नेटिक डाइपोल बन जाएगा। तो हर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या है? एक मैग्नेटिक डाइपोल है। लेकिन किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर घूम रहे हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो एक दूसरे के एंगुलर मोमेंटम को काट देते हैं, जिससे कि नेट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे मटेरियल भी है जिनमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है। दो दो के पेयर में एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन एक बच गया तो उसका डाइपोल किसी से कटता। तो वेरियस रीजन की वजह से हो सकता है किसी भी मैटर में कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके नेट डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0। तो कुछ मटेरियल में एटम का डाइपोल मोमेंट पहले से 0 होता है और कुछ में 0। जिसमें 0 है वो डायमैग्नेटिक है। जिसके पास भी नेट डाइपोल मोमेंट 0, कैसा है? हर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट, तो एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0, दूसरे का भी 0, तीसरे का भी।
तो कलेक्टिवली कैसे भी रख दें टोटल आंसर क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता, वो या तो पैरामैग्नेटिक होते हैं या फिर फेरोमैग्नेटिक होते हैं। अब इसमें दो कैटेगरी क्यों है जिनके पास डाइपोल मोमेंट है? तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जैसे आयरन, उसमें सारे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में वेक्टर बना रहा होता है। तो अगर आयरन को नॉन मैग्नेटिक स्टेट में देखोगे तो आप कहोगे इसका टोटल डाइपोल मोमेंट 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि सब एक दूसरे के इफेक्टिव वैल्यू को रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा तो पैरामैग्नेटिक में भी होता है, सारे मटेरियल में ऐसा होता है, लेकिन इसमें कम से कम हर एटम के पास एक डाइपोल मोमेंट तो है। डायमैग्नेटिक वाले कैसे हैं? उनका तो कोई एटम ही एक्टिव नहीं है, तो वो कोई रैंडम वैंडम में नहीं है, उनके पास कुछ है ही नहीं, तो उनका नेट मोमेंट हमेशा ही क्या रहेगा, 0। अब यहां पे देखो, अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने से डाइपोल के अंदर एक टॉर्क जनरेट होता है जो डाइपोल मोमेंट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मोड़ता है। ऐसा सुना है आपने? M क्रॉस B, यही पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहां पे लगाया तो ये जो डाइपोल टेढ़े टेढ़े थे ये सब घूम के एक्सटर्नल फील्ड में आने लगेंगे, और जैसा फील्ड हम लगाएंगे उसके हिसाब से ताकत लगेगी जिससे या तो इजीली मुड़ के आएंगे या फिर थोड़ा वीकली मुड़ के आएंगे। समझ गए क्या? ठीक है, इसके पीछे दो रीजन है। एक, ये फील्ड कितना स्ट्रांग है वो एक रीजन है कि कितने डाइपोल मुड़ेंगे। लेकिन मान लीजिए इसमें 1000 मॉलिक्यूल हैं और 50 मॉलिक्यूल अलाइन हो गए और बाकी अभी भी रैंडम है, तो 50 मॉलिक्यूल अलाइन होने के बाद अब डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है इस सिस्टम का। तो इसमें कितना नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम बना, उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटाइजेशन इज अ वेक्टर विच इज नेट डाइपोल मोमेंट। अब इसका नेट डाइपोल मोमेंट फिक्स है क्या? आप कहेंगे फिक्स तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है हम थोड़ा सा फील्ड और स्ट्रॉन्ग कर दे तो 50 की जगह 100 मॉलिक्यूल अलाइन हो गए फील्ड में, तो आप कहेंगे इसका डाइपोल मोमेंट बढ़ गया। जितना डाइपोल मोमेंट बढ़ गया उतना ये सिस्टम क्या हो गया? मैग्नेटाइज हो गया। मैग्नेटाइज शब्द से ही पता चल रहा है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इसको धक्का दे रहे हैं और इसके अंदर मैग्नेटिज्म। आयरन का टुकड़ा खुद मैग्नेट क्यों नहीं बनता? उसको दूसरे मैग्नेट के बगल में रख दो तो बन जाता है मैग्नेट। क्यों? क्योंकि दूसरा मैग्नेट उसको क्या कर रहा है? मैग्नेटाइज कर रहा है। मैग्नेटाइज कैसे कर रहा है? उसके रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड डाइपोल्स को एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर रहा है। समझ गए? ये तो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इनको अलाइन करना आसान है, ये फेरोमैग्नेटिक है। अब पैरामैग्नेटिक क्या है? उनके पास भी डाइपोल मोमेंट है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे उनका इतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी और रैंडम वाइब्रेशन है कि फील्ड लगाने पर भी वो 1 2 4 बड़ी मुश्किल से होते हैं, लेकिन इतना उनका रैंडम मोशन हो रहा है कि तुरंत बिगड़ जाते हैं। तो तुम कहोगे यार इसमें तो फील्ड लगा रहे कुछ हो ही नहीं रहा, फील्ड लगा रहे कुछ हो ही नहीं रहा। तो कोई फील्ड लगाया हमने 5 और इसके सारे एटम खट 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 मुड़ते चले गए। आप बोलेंगे अरे रूम टेम्परेचर बड़ा आसानी से ये मैग्नेटाइज हो रहा है। कौन सा मटेरियल है? और रूम टेम्परेचर पे उतनी ही फील्ड में बहुत मुश्किल से हो रहा है। तो अब बीच का कोई रास्ता नहीं, या तो बहुत आसानी से होगा या फिर मतलब होगा तो थोड़ा धड़ सब एक साथ होंगे, और नहीं हो रहा तो समझ गए ना? तो इजी डिफिकल्ट रूम टेम्परेचर पे 2 पार्ट में सिस्टम को ब्रेक कर रहा है। एक हो गए पैरामैग्नेटिक जिनके रैंडम मोशन स्ट्रांग है और अलाइनमेंट डिफिकल्ट है, तो मैग्नेटाइज आसानी से नहीं होंगे। आप ये कह सकते हैं सर बहुत स्ट्रांग मैग्नेट लगाते तब तो हो जाएगा, तब भी उसको फेरोमैग्नेटिक नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत स्ट्रांग फील्ड से जो हो रहा है वो आसानी से नहीं हो रहा। तो जो आसानी से हो रहा है वो फेरोमैग्नेटिक, और जो मुश्किल से हो रहा है वो सेंस बना क्या? तो हमारे अंदर जो मैग्नेटाइजेशन पकड़ने की इच्छा है उसके लिए हम कौन सा मटेरियल सेलेक्ट करना चाहेंगे? पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक? अरे उसका रैंडम मोशन इतना ज्यादा है जैसे मैग्नेट हटाओगे फिर बिगड़ जाएगा वो। समझ गए क्या? तो मोमेंटली तुमने मैग्नेट बना लिया, फिर मैग्नेट हटाया वो खराब हो गया। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन वाले हैं, स्ट्रॉन्ग रैंडम मोशन वाले हैं, वो आसानी से डाइपोल नहीं जनरेट करते। तो इसमें आपको एक पिक्चर समझ में आ गई कि अगर किसी
अगर किसी सोलेनॉइड के अंदर आयरन का टुकड़ा लगा दें, सोलेनॉइड के अंदर आयरन का टुकड़ा लगा दें, तो सोलेनॉइड में जब तक करंट नहीं है, आयरन के डाइपोल मोमेंट का वैल्यू भी 0 है। इसमें करंट भेजने से डबल इफेक्ट दिखाई देगा। क्या? करंट खुद अपना मैग्नेटिक फील्ड तो बनाएगा ही, साथ ही साथ अंदर के आयरन को भी वो अपने ही डायरेक्शन में अलाइन करने लगेगा। यानी ये जो करंट है ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, समझ गए ना? ये जनरेट कर रही है और ये जो आयरन है इसका क्या हो रहा है? तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या करती है? धक्का देती है बाहर से, और मटेरियल बैठा क्या करता है? वो अपने आप को अलाइन करता है उस फील्ड में। तो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। दोनों शब्दों का अंतर अलग अलग समझ में आया? ठीक। तो मैग्नेटाइजेशन के लिए क्या चाहिए तुम्हें? मैग्नेटाइजिंग फील्ड चाहिए, बिना फील्ड के मैग्नेटाइजेशन। लेकिन मैग्नेटाइजेशन एक बार हो गया तो दोनों लोग मिलके फील्ड बनाएंगे। सोलेनॉइड का करंट फील्ड बनाता था कि नहीं बनाता था? अब उसके साथ कौन बनाएगा? आयरन बनाएगा। सोलेनॉइड ने अगर बनाया 500, ये बनाएगा 500, समझ गए? टोटल फील्ड 505। तो तुम बोलोगे अरे आयरन रखने से बड़ा फायदा हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इसका रिलेटिव परमिएबिलिटी इसलिए बहुत ही ज्यादा, 1 से मच ग्रेटर देन 5000 2000 ऐसे चलता है। ठीक है, तो एक दो बातें और देख लो। ये जो आयरन है इसमें ना, मतलब ये सब फेमस टर्म्स हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें भी दिखेगा कि ऐसा नहीं कि सारे रैंडमली हैं। इसमें अलग अलग ऐसे कॉलोनी बनी होती है, उसको डोमेन्स कहते हैं। इन डोमेन्स में, एक डोमेन में जितने भी डाइपोल है वो सबका डायरेक्शन एक जैसा ही है। लेकिन समझे ना, सिंधी कॉलोनी, पंजाबी कॉलोनी, आपने हमने गुजराती कॉलोनी, ठीक है। अब जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड लगाया तो एक्सटर्नल फील्ड सबको क्या करेगा? मोड़ने लगेगा। लेकिन उसमें से एक ऐसा रीजन भी है जिसका डायरेक्शन ऑलरेडी एक्सटर्नल फील्ड जैसा पहले से ही है, तो वो क्या करेगा? एक्सटर्नल फील्ड में उसका अपना फील्ड ऐड हो जाएगा, तो उसका इफेक्ट अचानक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, तो वो धड़ाधड़ अपने अड़ोस पड़ोस के रीजन को मोड़ने लगेगा। तो ऐसे लगेगा जैसे अंदर का एक रीजन सडनली ग्रो होने लगा और बाकी रीजन्स छोटे होने लग रहे हैं, समझ गए ना? इसमें ऑलरेडी ज़ॉम्बी है और बाहर से और आ गया ज़ॉम्बी का इफेक्ट, तो क्या करेगा? वो ज़ॉम्बी भी अगल बगल काट रहा है, लेकिन ये अंदर से भी खा खा के क्या करेगा सबको? तो सब डक 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 ज़ॉम्बी बनेंगे। अचानक देखोगे पूरा मटेरियल ही मैग्नेटाइज हो चुका है। सैचुरेशन बोलते हैं इसको। जब सारे मॉलिक्यूल मैग्नेट मतलब एक डायरेक्शन में आ गए तो सैचुरेशन, ठीक है। हाँ, लेकिन नेट मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है? वो कम कर रहा है, तो उसका इफेक्ट थोड़ा अलग है। लेकिन उसको हम मैग्नेटाइजेशन नहीं कहते, उसके अंदर वैसे ही एक हाँ एक तरीका है, अभी मैं सिखा दूंगा, जिससे वो जो तुम बाहर से फेंकोगे उसको ऐसा रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं, तो सिंपल है, समझ भी लो। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, अब मान लो कुछ एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, और दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर घूम रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन एक एंगुलर मोमेंटम बना रहा है, दूसरा वाला दूसरा बना रहा है, और दोनों एंगुलर मोमेंटम आपस में कैंसिल हो गए। लेकिन जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड घुसाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन जो सेम मतलब ऐसा घूम रहा था, जो जिसका मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में आ जाए, वो स्लो हो जाएगा, और जो अपोजिट वाला है वो फास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक एक्स्ट्रा फोर्स लगने लगेगा। देखो ध्यान से, अगर एक सर्कल में चार्ज चले, मैं मान लो ये v वेलोसिटी से चार्ज चल रहा है, और यहां पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं, तो v क्रॉस b फोर्स किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। तो नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ है वो डिक्रीज कर जाएगा, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसके वजह से घूमता है, v क्रॉस b करा ऊपर लगने लगा, ठीक है। तो नेट फोर्स डिक्रीज हो गया। कुछ सेंस बना क्या? एक बार और कोशिश करता हूं। वेलोसिटी जिधर है वो राइट में मैंने दी, इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज मान रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए, तो v क्रॉस b करा तो ऊपर आया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर था? सेंटर की तरफ था, वही सेंट्रीपिटल फोर्स देता था। अब एक फोर्स ऊपर लग गया तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ कम हो गया। नेट फोर्स लेकिन mv² r ही होता है, अगर r यही है तो v घट जाएगा। अब समझना, अगर इस पार्टिकल का स्पीड थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा स्लो घूमे, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड b है
और ये घूम के खुद भी अपना मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बना रहा है। ये घूम रहा है ना, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है, लेकिन इसका वेलोसिटी क्या हो गया। तो इसका जो पहले मैग्नेटिक फील्ड बनता था ओरिजिनली, तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड लगाने से इसके वजह से जो बनने वाला फील्ड है वो कम हो जाएगा। अब इसको उल्टा वाला देखो, एक चार्ज ऐसे चल रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर बन रहा है, अपोजिट, लेकिन इसको मैग्नेटिक फील्ड देने से देखो V क्रॉस भी किधर आया, नीचे आया। इस पे नेट फोर्स क्या हो गया, सेंटर की तरफ फोर्स इंक्रीज हो गया। फोर्स इक्वल टू mv²/r होता है। फोर्स बढ़ा देंगे तो मास और रेडियस सेम है तो स्पीड बढ़ जाएगा। अगर इसका स्पीड बढ़ गया तो ये ज्यादा तेज घूमेगा, ज्यादा तेज घूमेगा तो पहले से ज्यादा फील्ड बनाएगा। लेकिन इसका फील्ड तुम्हारे फील्ड के, तो अपोजिट वाला फील्ड बढ़ गया और सेम डायरेक्शन वाला फील्ड। तो मान लीजिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन अंदर भी 2 बनाते थे, बाहर भी 2 बनाते थे, और बाहर से कोई फील्ड नहीं, इसका नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 था। ये अंदर भी 2 बना रहा, बाहर भी 2 बना रहा है, फील्ड 0 है। तुमने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाया 10, तो इसने अपोजिट वाला 2 को बढ़ा के 3 कर दिया और सेम डायरेक्शन वाले 2 को घटा के 1 कर दिया। तो 10 में 1 ऐड हो गया और 3 माइनस हो गया, समझ गए क्या। तो आप बोलेंगे 10 में 1 ऐड किया और 3 माइनस किया तो नेट फील्ड 8 रह गया। सेंस बना। तो हमेशा अपोजिट बनाने वाला फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा और सेम डायरेक्शन वाला वीक हो जाएगा। ऐसे फोर्स लगेंगे तो हमेशा कम ही कर देगा, थोड़ा सा कम कर देगा, क्योंकि एटम है, जरा सा अपने हिसाब से कम कर देगा। तो ये हमेशा होता रहेगा किसमें, ये हर मटेरियल में होता है, यानी फेरो मैग्नेटिक में भी होता है, क्योंकि फेरो में भी इलेक्ट्रॉन्स, आप पहले ध्यान दो, अगर मान लो किसी के पास 15 इलेक्ट्रॉन्स है तो 15 में से 14 के ना डाइपोल मोमेंट आपस में कट रहे हैं। वो जो 15th वाला है उसका कटना नहीं है, तो वही डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बना रहा है, वही इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक डाइपोल बना रहा है। अब आप समझना, डायमैग्नेटिज्म उसमें भी फील्ड घटाता है, लेकिन जो अकेला एक एक्स्ट्रा है उसका फील्ड केवल ऐड हो रहा है, मतलब उसका इफेक्ट केवल ऐड ही हो रहा है, तो वो हमेशा क्या करेगा, नेट फील्ड को इंक्रीज करेगा। आप फिर से समझो, एक मटेरियल तुम्हारे आने वाले फील्ड की में से एक 1 यूनिट वैल्यू डिक्रीज करता है, लेकिन अपने डाइपोल मोमेंट की वजह से 50 वैल्यू इंक्रीज कर सकता है। तो 1 डिक्रीज करके 50 इंक्रीज करेगा तो 49 इंक्रीज दिखेगा। ऐसा किसमें दिखेगा, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक में। और डायमैग्नेटिक में इनके पास कोई डाइपोल मोमेंट यानी इफेक्टिव वैल्यू में अपना कोई इफेक्ट इंक्रीज नहीं कर सकते, तो केवल नेट क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो आपको मतलब देखो, ज्यादा गहराई में जा रहा हूं मैं। अगर कोई बोलता है डायमैग्नेटिज्म वाला जो प्रॉपर्टी है वो किन मॉलिक्यूल्स के पास होता है, आप बोलना सारे मॉलिक्यूल्स के पास। एवरी मटेरियल शोज डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। कौन सी वाली, डायमैग्नेटिक मतलब नेट फील्ड को, ये ताकत सबके पास है, लेकिन जिनके पास पैरा और फेरोमैग्नेटिक है वो जितनी घटाते हैं उससे कहीं ज्यादा बढ़ाते हैं, इसलिए पैरा और फेरो में हमको बढ़ती हुई दिखती है, घटाते तीनों हैं। डायमैग्नेटिज्म जो है इफेक्ट वो सब में काम करता है, जिसको डायमैग्नेटिक बोलते हैं। लेकिन फिर मटेरियल वाइज डायमैग्नेटिक जिसको किसको बोलते हैं, जब पैरा और फेरो नहीं होते वो। लेकिन डायमैग्नेटिक जिस इफेक्ट से फील्ड घटा रहा है उस इफेक्ट से फील्ड पैरा और फेरो भी घटाते हैं, उनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और उन पर भी यही फोर्स लग रहा है, लेकिन वो बढ़ाते ज्यादा हैं क्योंकि उनका मटेरियल नॉन मतलब डाइपोल मोमेंट वाला है, नॉन जीरो वाला है। चलिए, शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो, तो मैं एक पॉइंट और यहां पे इंट्रोड्यूस कर देता हूं। अरे यहां तो था हमारे पास पेज, ठीक है। एक पॉइंट और, वो ये कि अगर मैंने ये मटेरियल ले लिया, इसको मैं बोल रहा हूं मैग्नेटिक मटेरियल या आयरन या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो इसके सारे डाइपोल या कुछ डाइपोल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अलाइन हो गए, तो इसके में पास आ गया एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट। और इस नेट मैग्नेटिक मोमेंट को हमने किससे डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम से। जो आंसर आया उसको मैंने बोल दिया मैग्नेटाइजेशन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटाइजेशन। चलिए, ये जो मैग्नेटाइजेशन है इससे आयरन के मॉलिक्यूल अंदर अलाइन हो गए,
तो ये सारे मॉलिक्यूल भी छोटे 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 मैग्नेट हैं। इससे आयरन खुद क्या हो गया है, मैग्नेटाइज हो गया। तो आयरन मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो आयरन के द्वारा बनने वाला यानी कि मीडियम की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन होना चाहिए। लॉजिकली आपको पता चल गया होगा, यानी ज्यादा मॉलिक्यूल अलाइन हो गए तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, अगर कम हुए तो, और बिल्कुल नहीं हुए तो नहीं बनाएंगे। समझ गए क्या? तो ये आपस में प्रोपोर्शनल है। लेकिन वैक्यूम में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था वो बन रहा था एच की वजह से। ये किसी को याद है? एच हमने निकाला था, बी अपॉन म्यू नॉट करके एच बनाया था। मतलब तुम बोले आयरन नहीं होता तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कहां से आता? तो बोले एन इंटू आई से तो आता ही ना। समझ गए क्या? एन इंटू आई से तो आता ही। तो जो वैक्यूम में बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो एच के प्रोपोर्शनल है। तो वहां पर भी हमने एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया। दोनों जगह प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट सेम है। ये वैक्यूम का फील्ड हो गया, और मीडियम की वजह से जो फील्ड बना वो भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट म्यू नॉट ही है। ये दोनों का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट सेम। अब बताओ मुझे, एक सोलेनॉइड के अंदर आयरन भरा हुआ है तो सामने मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाएगा? सोलेनॉइड में करंट है तो आप बोलेंगे करंट की वजह से जो बनता है वो तो बनेगा ही, साथ में मीडियम का मैग्नेटाइजेशन हो गया तो वो भी बनाएगा। अगर मीडियम मैग्नेटाइज ही नहीं हुआ तो करंट वाला बनेगा, मतलब ये जीरो हो जाएगा। मैग्नेटाइजेशन नहीं हुआ, मैग्नेटाइजेशन हुआ तो ये भी बनाएगा। समझे क्या? अच्छा, तो हमने लिख दिया नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या बोलोगे? ठीक है, ये किसकी इफेक्ट, ये किसका इफेक्ट है? मीडियम का। ये किसका इफेक्ट है? करंट का। ये करंट की वजह से बना हुआ है, ये केवल मीडियम की वजह से बना हुआ है। ठीक है, दोनों फील्ड एक साथ आ गए। अब इसमें एक और लॉजिक बड़ा सिंपल है कि ये जो एम है ना, ये भी इंडिपेंडेंट नहीं है, ये एच के ही प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब है? अगर सोलेनॉइड का करंट बढ़ा दे तो अंदर रखे आयरन का ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा। समझ गए क्या? तो मैग्नेटाइजेशन खुद मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट पे ही डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड पे। आपस में प्रोपोर्शनल। यहां पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया, इसको ऐसे काई बोल दिया और या एक्स बोल दिया। इस एक्स का नाम है ससेप्टिबिलिटी बिलिटी। ठीक है, ऐसा नाम कोई आसान नाम नहीं मिला होगा। हम होते तो चंदू बंदू कुछ रख देते हैं ना, रोज सोनू बिट्टू। ससेप्टिबिलिटी, तो इसकी जगह देखो लिख रहे हैं, ध्यान से देखते चलना। म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट काई एच। देखिए क्या एम की जगह लिखा है? एम की जगह लिखा है, कॉमन खींच ले म्यू नॉट को और एच को, तो 1 प्लस एक्स आ गया। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड हो गया। एच क्या है? जो ये एन आई है, एन आई म्यू नॉट एन आई, उसके आगे क्या मल्टीप्लाई हो गया? 1 प्लस का। इसी को हम लोग रिलेटिव परमिएबिलिटी कह देंगे। तो क्या ये फॉर्मूला आपको कुछ समझ में आया? ये कहां से रिलेटिव परमिएबिलिटी आया? और रिलेटिव परमिएबिलिटी का वैल्यू किसके बराबर हो गया? 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी के। ठीक है, अब ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो बोलेंगे कौन सा मटेरियल? अगर ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू 1 से बड़ा है, लेकिन कुछ और भी नंबर है, 1 से बड़ा है तो, और अगर ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू बहुत ही बड़ा हो गया तो, मतलब ससेप्टिबिलिटी में 1 ऐड करोगे तो नया नंबर आ जाएगा। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव का मतलब है कि जैसा हम फील्ड बना रहे हैं तो ये अपोजिट में बना रहा है। समझे क्या? तो डायमैग्नेटिक हो गया। नेगेटिव का मतलब समझे? हमने फील्ड भेजा राइट में तो मैटर ने बनाया लेफ्ट में, तो कैसी ससेप्टिबिलिटी हो गई? हम राइट में बना रहे, ये लेफ्ट में जनरेट कर रहा है, तो कैसी ससेप्टिबिलिटी? नेगेटिव। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल अगर हम राइट में बनाएंगे तो मैटर भी राइट में बनाएगा लेकिन छोटा वैल्यू बनाएगा, ससेप्टिबिलिटी छोटी है, पैरामैग्नेटिक। और फेरोमैग्नेटिक में हम राइट में बनाएंगे तो वो उससे भी बहुत ज्यादा टाइम्स राइट में ही बना देगा, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। समझ गए ना? उल्टा है तो आंसर नेगेटिव है, लेकिन 1 प्लस एक्स में लिखोगे तो एक्स का वैल्यू अगर 0 से -1 के बीच में रखेंगे तो ये वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा, यानी म्यू आर लेस देन 1। मैंने पहले वाले पेज में यही लिखा था, लिख दूं यहाँ पे? म्यू आर लेस देन 1, म्यू आर ग्रेटर देन 1, म्यू आर। थोड़ा सोचना, अगर इसका वैल्यू -0.2 है तो
तो इसका वैल्यू 0.8 हो जाएगा, इसका वैल्यू 0.2 है तो 1.2 हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा 1 से छोटा, ठीक है। ये फॉर्मूला ऐसे डेराइव होते हैं। फॉर्मूला कोई पूछता नहीं है डायरेक्टली, लेकिन ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी पे या तो रिलेशन पूछ सकते हैं या कोई ग्राफ पूछ सकते हैं। मैं आपको ग्राफ बता रहा हूं। हमारे पास आगे के उसमें कर देते पेज में, एक लॉ है क्यूरी लॉ। वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो उसका जो ससेप्टिबिलिटी है, अब ये इंपॉर्टेंट है, सीधा ग्राफ पूछते, 4 ग्राफ बने होंगे, आपको पहचाना होगा पैरामैग्नेटिक का कौन सा है। तो उसका जो ससेप्टिबिलिटी का ग्राफ है वो टेम्परेचर के साथ ऐसा डिक्रीजिंग है, ठीक है। ये क्यूरी लॉ है, ऐसा डिक्रीजिंग 1/t का फंक्शन है। बोले कैसे, क्यों है, ऐसा है क्यों है? तो आप बोलेंगे किसी मटेरियल को गर्म करोगे तो उसका रैंडम मोशन, तो रैंडम मोशन बढ़ेगा तो ससेप्टिबिलिटी, इसका मतलब मैग्नेटाइजेशन वीक हो जाएगा। फॉर्मूला था m = xh। अगर x का वैल्यू कम करेंगे तो सेम h के लिए m का वैल्यू कम हो जाएगा। सेंस बना क्या? यानी डिफिकल्ट होगा मैग्नेटाइज करना, इजी हो जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ा दें, डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए बनाया? तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे नंबर घटेगा। फॉर्मूला ससेप्टिबिलिटी का होता है सी बी, एक्सटर्नल फील्ड जो हम लगा रहे हैं ये मैग्नेटाइजेशन फील्ड वाली मैग्नेटिक फील्ड है, और डिवाइडेड बाय टी। सी को बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट। कुछ वैल्यू होता होगा इसका, हमें नहीं पता है। सी बी एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय टी क्या है? टेम्परेचर। फिर बोला गया कि क्या हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए भी कुछ ऐसा लॉ है? बिल्कुल है। यहां पे टेम्परेचर है और यहां पे एक टेम्परेचर है टीसी, क्यूरी टेम्परेचर। और क्यूरी ने बोला कि अगर टेम्परेचर टीसी पे या टीसी से बड़ा कर दें तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, हाँ, किसकी तरह बिहेव करता है? पैरामैग्नेटिक की तरह। तो डिफरेंस क्या है पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में? नहीं, ऐसा बोलो कि पैरा के मॉलिक्यूल्स आसानी से अलाइन, क्योंकि रैंडम मोशन ज्यादा स्ट्रांग है, और फेरो के मॉलिक्यूल्स आसानी से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन हो जाते हैं एक्सटर्नल फील्ड में, ठीक है। बेसिक डिफरेंस ये है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, तो रैंडमनेस, तो एक ऐसा लिमिट आएगा जिसके बियॉन्ड बढ़ाने से वो भी किसकी तरह बिहेव करेंगे। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या था? उसके मॉलिक्यूल जरा भी अलाइन ही नहीं हो रहे थे, मतलब बहुत ही वीकली अलाइन होते। समझ गए क्या? तो उस टेम्परेचर को क्या कह रहे हैं? क्यूरी टेम्परेचर कह रहे हैं। तो बोला कि क्यूरी टेम्परेचर से अगर आगे ले गए तो क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विल बिकम और बिहेव्स एज, नाम वही रहेगा, आप उसको नया नाम नहीं देंगे। नाम पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक रूम टेम्परेचर के हिसाब से ऑलरेडी रख दिए गए, इसलिए एग्जांपल ऑलरेडी सेट है। लेकिन आयरन का क्यूरी टेम्परेचर अगर 500 डिग्री सेंटीग्रेड बोला और बोला आयरन को 550 पे चला रहे तो उसका बिहेवियर कैसा है? तो आपको नाम उसका फेरोमैग्नेटिक है लेकिन बिहेवियर पैरामैग्नेटिक की तरह। समझ गए क्या? तो इसका उल्टा भी तो ट्रू हो सकता है। पैरामैग्नेटिक को ठंडा करते जाओ तो हो सकता है किसी में फेरोमैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगे, ऐसा पॉसिबल है। तो इसके आगे का ग्राफ लेकिन देखो किसकी तरह है? टीसी के आगे का ग्राफ किसकी तरह है? समझ गए क्या? फॉर्मूला क्या है? ये था इक्वल टू सी बी अपॉन टी माइनस टी सी, टी ग्रेटर। जैसे ये 50 डिग्री पे जो काम करेगा, ये इसका अगर टीसी 500 है तो 550 में वैसे ही काम करेगा। समझ गए क्या? 500 के बाद ग्राफ बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसा वो 0 से चल रहा है। सेंस बना? ठीक है। कई बार 1 ससेप्टिबिलिटी का ग्राफ पूछते हैं तो स्ट्रेट लाइन बना देना ऐसे। 1 ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का पूछे तो स्ट्रेट लाइन बना दो, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। समझे क्या? अच्छा,
फिर यहां पे अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ग्राफ बस दिमाग में रखना है बच्चों, डायमैग्नेटिक मटेरियल है तो उसका वैल्यू नेगेटिव चलेगा और कांस्टेंट चलेगा, उसको टेम्परेचर से ज्यादा फर्क, तुम कम टेम्परेचर पे भी रखोगे तो भी घटाएगा, ज्यादा टेम्परेचर हो तो भी घटाएगा, घटा ही रहा है, उसको बढ़ाना है ही नहीं, ठीक है। और डिक्रीज करेगा, उसका इफेक्ट एकदम कांस्टेंट है, तो उसमें कोई चेंज, ठीक है। इतना हो गया, ये खेल समझ गए। उसके पहले तो इनफाइनाइट वैल्यू, वेरी लार्ज वैल्यू, ससेप्टिबिलिटी मच ग्रेटर देन, मान लो 2000 है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 2000 ऐसे चल रहा है, वो ग्राफ ही नहीं दिख रहा, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू ऐसे हैं, 1 2 1.2, समझ गए ना। टेम्परेचर यहाँ पे वैल्यू 2 है, ये 2 है, तो आगे टेम्परेचर बढ़ा दिया तो 1.8 हो गया, 1.7 हो गया, 1.6, और इसके अंदर क्या है 2000, समझ गए ना, बहुत बड़े वैल्यूज, तो ये ग्राफ में आ ही नहीं रहा, इसलिए यहां से यहां तक ग्राफ बनाया ही नहीं है ससेप्टिबिलिटी का, क्योंकि वैल्यू कैसे है फॉर, इसके अंदर कैसा मटेरियल है, यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे फेरो है, तो उसमें वैल्यू एक्सट्रीमली लार्ज है, इसलिए हमको दिखाई नहीं दे रहा, होते यहाँ पे भी है लेकिन ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही चला, थोड़ा बहुत चेंज होगा लेकिन उसका कोई ग्राफ नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको समझ लेना। अरे चलो चलो भाई चलो हटो, ठीक है। हिस्टेरिसिस कर्व में ये है ऐसे, ये मैग्नेटाइजेशन, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब करंट। अगर सोलेनॉइड लें तो सोलेनॉइड में हम क्या चेंज कर रहे हैं, एच का वैल्यू कैसे चेंज करेंगे सोलेनॉइड में, अगर एच का वैल्यू डबल करना तो क्या करो, आई डबल कर दो, एच का वैल्यू और बढ़ाना है तो क्या कर दो, आई और बढ़ा दो, एन आई है इसका वैल्यू, तो आई बढ़ाते जाओ तो एच का वैल्यू। तो आपको एक ऐसा सोलेनॉइड इमेजिन करना है जिसमें आयरन यहां पे है, अब यहां बाहर या कहीं अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है, दोनों बना रहे, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड हम जो बी बोल रहे हैं वो केवल आयरन की वजह से बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड यहां पे बात कर रहे हैं। तो बताइए, जब तक हम सोलेनॉइड में करंट नहीं भेजेंगे पहली बार, तब आयरन यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा कि नहीं बना रहा। इसका मतलब ये ग्राफ शुरुआत में कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। फिर जब अगर मैं करंट बढ़ाता जाऊं तो क्या होगा, तो आयरन का मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा उतना ही रहेगा कि जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। तो आपको दिखेगा कि ये ग्राफ शुरुआत में ऐसे स्ट्रेट लाइन बढ़ेगा, फिर ये ग्राफ ऐसे थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल होने लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक लिमिट तक ही तुम अलाइन कर सकते हो, जब सारे एटम अलाइन हो गए और पूरा कंप्लीट सैचुरेशन हो गया तो और इंक्रीज, समझ गए ग्राफ कैसा, पहले स्ट्रेट लाइन जाएगा फिर ऐसे थोड़ा सा मुड़ जाएगा, ठीक है। तो वहां तक हमको लेके जा रहे हैं, देखो ग्राफ ऐसा है, ये तो मुड़ गया थोड़ा सा, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। उसके बाद मैंने क्या किया, करंट का वैल्यू डिक्रीज करने लगा मैं। तो करंट अगर डिक्रीज करें तो क्या होगा, तो आप करंट डिक्रीज करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, लेकिन एक लिमिट पे जाके बच जाएगा। देखो यहां पे ये ग्राफ ऐसे, यहां पे बच क्यों गया मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एक बार आयरन मैग्नेटाइज हो गया तो तुम अपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हटा भी लोगे तो आयरन अपना पूरा मैग्नेटिज्म छोड़ता नहीं है। मतलब हो सकता है रैंडम मोशन में कुछ मॉलिक्यूल्स वापस आ जाए, लेकिन सारे वापस आ जाए ऐसा नहीं होगा, समझ गए क्या। तो सारे कंप्लीट रैंडम मोशन में नहीं जाते वापस, तो थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड बच गया। जो मैग्नेटिक फील्ड बच जाता है एक बार मैग्नेटाइज होके करंट 0 करने पर, वो मैग्नेटिक फील्ड के बचे हुए जगह को, बचे हुए पोर्शन को या बचे हुए वैल्यू को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। शब्द देख लो, ये मैग्नेटिक फील्ड बच गया है, इसका वैल्यू मैंने लिख दिया बी नॉट, इतना वैल्यू क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। शब्द पकड़ना, रिटेंटिविटी। अब हमने क्या किया, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट भेजना स्टार्ट कर दिया, अपोजिट से।
अपोजिट से करंट भेजेंगे तो ये ग्राफ अपोजिट में एच हो गया, एच का वैल्यू उस तरफ हो गया। अगर अपोजिट मैग्नेटाइजिंग फील्ड आ गया तो इसका जो मॉलिक्यूल्स, ऐसे मान लो पहले 100 मॉलिक्यूल हो गए थे, फिर हमने करंट 0 कर दिया, 100 से 80 रह गए, मतलब 20 वापस आ गए, रैंडम मोशन में चले गए, लेकिन 80 अभी भी है। तो ये आयरन अभी मैग्नेट बना हुआ है। फिर हमने अपोजिट में फील्ड देना स्टार्ट किया तो कुछ मॉलिक्यूल आसानी से, कुछ थोड़ा डिफिकल्टी से दूसरी तरफ मुड़ने की कोशिश करेंगे, नहीं तो मान लो 80 में से 40 इधर मुड़ गए, 40 अभी भी उधर है, 40 इधर मुड़ गए, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि नेट डाइपोल मोमेंट अंदर 0 हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड है उसको काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपोजिट में करंट भेजा तो वो कुछ रैंडम मोशन में चले गए, कुछ घूम गए, आपस में डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो गया। कैंसिल होने से नेट फील्ड क्या हो जाएगा? तो ये जो फील्ड बन रहा था ये फील्ड 0 हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा आयरन डीमैग्नेटाइज हो गया। तो तुमने बोला आयरन अगर मैग्नेट बन चुका था तो मैग्नेटिज्म हटाने के लिए मैंने क्या करा? अपोजिट करंट बनाया। तो अपोजिट करंट से देखो ये डिक्रीज होकर 0 हो गया। अब ये जो हमने अपोजिट करंट भेजा या अपोजिट मैग्नेटिक इंटेंसिटी बनाई, इसका नाम रखा है कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी, ठीक है। अब आपके पास 2 ऑप्शन दिखेंगे परमानेंट मैग्नेट बनाने के। परमानेंट मैग्नेट अगर अच्छी क्वालिटी का बनाना है तो रिटेंटिविटी हाई होना चाहिए कि लो? हाई। और कोएर्सिविटी हाई होना चाहिए कि लो? बहुत हाई। अगर रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी में सेलेक्ट करना पड़े, देखो कोएर्सिविटी किसको कह रहे हैं? जिस इफेक्ट पे फील्ड कटेगा और गायब होगा। परमानेंट मैग्नेट बनाते हो तो तुम क्या चाहोगे? फील्ड आसानी से कट जाए कि चले बहुत दिनों तक? बहुत आसानी से खत्म हो जाए कि आसानी से खत्म ना हो, बहुत स्ट्रॉन्ग इफ अपोजिट फील्ड लगाएं तभी जाए? तो तुम समझ गए ना, उसको कैंसिल करने के लिए डिफिकल्ट हो या इजी हो? डिफिकल्ट हो। जितना डिफिकल्ट हो उतना परमानेंट हो गया ना। शब्द क्या है? परमानेंट। परमानेंट कब होगा कोई चीज? जो इजीली खत्म नहीं होगा, वही तो परमानेंट है। क्यों भाई? यहां पे कोएर्सिविटी हाई रखनी चाहिए कि लो? अगर चूज करने को बोले कि रिटेंटिविटी या तो हाई मिलेगी या कोएर्सिविटी हाई मिलेगी, क्या चूज करोगे? कोएर्सिविटी, क्योंकि परमानेंट कीवर्ड है, समझ गए ना? मैग्नेट कीवर्ड नहीं। मैग्नेट तो 4 बना लेंगे लेकिन परमानेंट जब चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो बोलते हैं स्टील और आयरन में रिटेंटिविटी आयरन की ज्यादा है, कोएर्सिविटी स्टील की ज्यादा है। तो परमानेंट मैग्नेट में किसको प्रेफर करोगे? अरे स्टील को करो ना, कोएर्सिविटी ज्यादा है, वो बन गया तो बन गया, बहुत दिनों तक चलेगा। आयरन का लूज हो जाएगा, ठीक है ना? ऊपर नहीं हो जाए। जैसे अपोजिट में करंट अचानक आ गया, तुम्हारा मैग्नेट से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अपोजिट करंट आगे ले, ठंडा बढ़ गया तुम्हारा मैग्नेट, अरे यार कुछ है ही नहीं इसमें, मरना नहीं चाहिए। फिर हमने अपोजिट में और फील्ड बढ़ा दिया, तो जो रैंडम हो गए थे, 0 हो गया था, वो सब अब पीछे की तरफ अलाइन होने लगेंगे। तो फिर यही मैग्नेटिक फील्ड आयरन में फिर से जगेगी, लेकिन किस तरफ? अपोजिट में। देखो पीछे की तरफ गया। जाओ बे, नहीं जा रहा। नीचे आ गया। अब कुछ नहीं हो सकता। है आ रहा है? वो नहीं होता, मैं ऐसे बना देता हूं, काम तो चली जाएगा। फिर यहां तक पहुंच के बिल्कुल जैसे ऊपर है, फिर यहां से वापस लाएंगे तो इसके नीचे, समझ गए क्या? अब ये वापस डीमैग्नेटाइज यानी कि कम कर रहे हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी को, अपोजिट वाले को। तो फिर से अपोजिट का फील्ड जो बन गया वो पूरा गायब। तो यहां पर भी क्या मिलेगा? सेम रिटेंटिविटी। फिर उसके आगे ले गए तो ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा। समझ गए क्या? उतना मजेदार नहीं बना, समझ गए? पत्ती जैसा बन गया। कौन सा वाला? अपोजिट में करंट बढ़ा दिया, वापस यहां तक जा रहा है, जैसे वो वापस आया था ऊपर। इतना रेमिनेंस बच गया, इतनी रिटेंटिविटी बच गई है। फिर उसके बाद फिर फॉरवर्ड में जाएंगे तो जैसे यहां से पीछे जा रहे थे वैसे ही फॉरवर्ड में जाएंगे, तो फिर से यहां पे जाना पड़ेगा जब नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा।
जो बन गया उसको काटने के लिए फिर से कोएर्सिविटी इस तरह भी मिलेगी, फिर उसके आगे जाएंगे तो फिर से सैचुरेशन आएगा, सैचुरेशन से पीछे आएंगे फिर से रिटेंटिविटी आएगी, रिटेंटिविटी से पीछे जाएंगे तो कोएर्सिविटी आएगी, फिर उससे सैचुरेशन आएगा। ये साइकिल जो है ये एक बार आगे और एक बार पीछे करंट का है। ऐसा साइकिल एसी सर्किट में मिलता है। इन एसी सर्किट अगर साइकिल बनाए तो एक बार करंट क्लॉकवाइज फ्लो होता है और एक बार, तो एक साइकिल में सारा मैग्नेटिज्म एक डायरेक्शन में बनेगा और फिर अपोजिट में बनेगा। तो हमने बोला कि एसी सर्किट में या किसी भी सर्किट में अगर हम करंट अपोजिट बना पा रहे हैं तो एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व is proportional to heat loss in one cycle। जितना मोटा कर्व है उतना मुश्किल हो रहा है उसको वापस घुमाना, यानी उतनी ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ रही है तुमको उसको घुमाने में। तो जो डाइपोल है इधर से उधर भेजने में उनका पोटेंशियल एनर्जी का उतना बड़ा चेंज दिखेगा और सबकी हीट बनेगी। यानी अगर तुमने आयरन का टुकड़ा रख दिया और उसको सोलेनॉइड के अंदर रख दिया तो पहले एक साइड करंट भेजोगे तो सारे डाइपोल एक साइड रहेंगे, फिर अपोजिट में करंट भेजोगे तो सारे डाइपोल, तो ये यहां से यहां घूमेंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी में बार बार चेंज आएगा और वो सारा का सारा किसमें कन्वर्ट होगा। अगर तुम चाहते हो आयरन तुम्हारा कम गर्म हो तो हिस्टेरेसिस में लूप कैसा दिखना चाहिए तुम्हारा, पतला। तो अगर दो लूप बना दिए और बोल रहा है एसी सर्किट में कौन सा वाला यूज करेंगे, अब बोलो पतला वाला यूज करो, एसी सर्किट में हीट लॉस कम होगा। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी जगह है जो एसी में हम पढ़ेंगे और उसमें आयरन भरना पड़ता है ट्रांसफॉर्मर में, वरना वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाता नहीं। तो आयरन भरना मजबूरी है, आयरन कोर लगाना पड़ेगा, उसी के ऊपर कॉइल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आयरन नहीं लगाएंगे तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। लेकिन आयरन लगाने से मुश्किल क्या है कि आयरन का हिस्टेरेसिस कर्व मोटा होता है, तो हमको थोड़ा मटेरियल ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, आयरन का कुछ ऐसा अलॉय पकड़े या और बेटर मटेरियल पकड़े जिससे कि ये पतला रहे। तो स्टील नहीं लेंगे क्योंकि स्टील की कोर्सिविटी ज्यादा है, तो आयरन की उससे कम है तो आयरन भर दें। स्टील समझ गए, तो दो मटेरियल में अगर चॉइस है तो हम वो वाला मटेरियल लेंगे जिसका हिस्टेरेसिस कर्व कैसा हो, पतला हिस्टेरेसिस कर्व ट्रांसफार्मर में यूज होगा, समझ गए। और इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम चाहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको बोलते हैं, हम करंट भेजे तो मैग्नेट बने और हम करंट रोक दे तो मैग्नेट गायब हो जाए, समझ गए क्या। तो ऐसे मटेरियल जिसका कोर्सिविटी कम हो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज करेंगे। जैसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में आयरन का सिलेंडर होता है तो उसमें सॉफ्ट आयरन रखते हैं, क्योंकि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में करंट जाए तब डिफ्लेक्ट करे और करंट रोक दे तो वो आयरन खुद ही मैग्नेट बन के तो अपने आप ही ना घूमता रहे। तो तुम क्या चाह, हाँ ऐसा बोल दो। मतलब सॉफ्ट आयरन के लिए दोनों चीजें कम है, तो थोड़ा हो गया, पतला कर्व है वो दोनों चीजें कम हो जाएंगी, है ना। मतलब जो कम बचाता है तो जल्दी खत्म भी होता है उसका, है ना। तो ये ऐसा मामला हो गया। तो थोड़ा थोड़ा समझ गए क्या, एनसीईआरटी पढ़ पाओगे, है बुक एनसीईआरटी बच्चों तुम लोग पढ़ लोगे क्या सब लोग, इसमें एनसीईआरटी पढ़ लेना। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हमने पिछले चैप्टर में किया है, लेकिन अपने बुकलेट में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की थ्योरी इसी चैप्टर में दी है, तो पढ़ लेना एक बार, उसके सवाल इसी चैप्टर में है, इसमें कर लेना। थैंक यू सर।